जय हिंद प्यारे बच्चों, सुप्रभात सभी को। प्यारे बच्चों, शिक्षण अधिगम सिद्धांत के पेपर में संप्रेषण टॉपिक कंप्लीट हुआ था। अब उसी कड़ी में एक टॉपिक है शिक्षण सूत्र। ठीक है, तो शिक्षण सूत्र का अर्थ क्या होता है सबसे पहले हम लोग ये जानते हैं। तो शिक्षण के क्षेत्र में विभिन्न खोज हुए एवं अनुभवों के आधार पर समय समय पर अनुभव प्राप्त शिक्षकों, मनोवैज्ञानिकों, समाजशास्त्रियों एवं शिक्षा शास्त्रियों ने अपने अपने अनुभवों एवं निर्णयों को सूत्र के रूप में प्रस्तुत किया और इन्हीं सूत्र रूप में दिए गए अनुभवों, निर्णयों एवं खोजों को शिक्षण सूत्र कहा जाता है। ठीक है, जो तमाम शिक्षाविद थे, मनोवैज्ञानिक थे, शिक्षा शास्त्री थे, समाजशास्त्री थे, अर्थशास्त्री थे, राजनैतिक विद थे, उन्होंने अपने अनुभवों के आधार पर क्या किया है, कुछ निर्णय दिए हैं जिसको सूत्र के रूप में प्रस्तुत किया गया है और आगे चल कर के इन्हीं अनुभवों और निर्णयों को क्या किस नाम से पुकारा गया है, शिक्षण सूत्र के नाम से पुकारा गया है। ठीक है, तो यह सूत्र मार्ग की ओर संकेत करते हैं कि जिस पर चल करके शिक्षण अधिगम प्रक्रिया को अधिक प्रभावशाली एवं वैज्ञानिक बन सकती है। तो इन्हीं शिक्षण सूत्रों की सहायता से हम शिक्षण अधिगम को और ज़्यादा प्रभावशाली एवं अधिगम बोधगम्य बना सकते हैं। और ये जो शिक्षण सूत्र होते हैं वो बाल प्रकृति पर आधारित होते हैं, जिसमें कि कोई भी शिक्षक उस विषय का ज्ञाता होना अनिवार्य है। ठीक उसी प्रकार से इन शिक्षण सूत्रों की भी जानकारी होनी अति आवश्यक है, ताकि आगे चल करके हम इन्हीं शिक्षण सूत्रों का सहायता लेकर के बच्चों के लिए रुचिपूर्ण, आनंदमयी, बोधगम्य एवं सरल तरीके से शिक्षण कार्य कर सके, जिससे उनका ज्ञानार्जन अधिक से अधिक हो पाए। ये तभी संभव हो सकता है जब वो शिक्षक शिक्षण सूत्रों की सहायता लेकर के शिक्षण का कार्य करे। ठीक है प्यारे बच्चों, अब इसको परिभाषित किया गया है। जो रेमंड महोदय हैं जिन्होंने शिक्षण सूत्र को परिभाषित किया है। शिक्षण सूत्र पथ प्रदर्शन करते हैं जिसमें सिद्धांत से व्यवहार में सहायता के लिए अपेक्षा की जाती है। वो ऐसा पथ प्रदर्शन करता है शिक्षण सूत्र जो कि सिद्धांत से लेकर के हम क्या करते हैं, व्यवहारिक पथ प्रदर्शन तक बच्चों को ले जाते हैं। हम बहुत सारे सिद्धांतों को बच्चों को व्यवहारिक स्तर पर समझाने और बताने का प्रयास करते हैं इन्हीं शिक्षण सूत्रों की सहायता से प्यारे बच्चों। ठीक है, तो ये कह सकते हैं कि सूत्र एक आम सच्चाई है जिसके आधार पर हम बच्चों को जो नियम होते हैं, सिद्धांत होते हैं, उनको उस व्यवहारिक परिप्रेक्ष्य में ले जाने का प्रयास करते हैं, जिसकी सहायता से वो शिक्षण रुचिकर बनता है, सफल बन पाता है, मनोरंजनदायक बन पाता है, कक्षा स्तर का बन पाता है, उनकी बोधगम्य स्तर का हम बना पाते हैं इन्हीं शिक्षण सूत्रों की सहायता से। ठीक है प्यारे बच्चों, तो इसको आप लोग शॉर्टकट में नोट कर लीजिए ताकि आप लोगों को नोट्स के रूप में रहेगा तो समझने में भी आसानी होगी। ठीक है, चलिए प्यारे बच्चों, अब उसके पश्चात हम लोग देखते हैं परिभाषा के पश्चात शिक्षण सूत्र की शिक्षण में उपयोगिता क्या है। ठीक है, तो शिक्षण के द्वारा ही शिक्षा के उद्देश्यों की प्राप्ति की जा सकती है। किसके द्वारा? शिक्षण के द्वारा। जो शिक्षण होता है उसी के द्वारा हम शिक्षा के उद्देश्यों की प्राप्ति की जा सकती है। शिक्षा का अंतिम जो उद्देश्य या जो अंतिम महत्वपूर्ण लक्ष्य होता है वो छात्रों के व्यक्तित्व का सर्वांगीण विकास करना होता है। सर्वांगीण विकास की जब हम बात करते हैं तो बच्चे के शारीरिक विकास, मानसिक विकास, बौद्धिक विकास, नैतिक विकास, आध्यात्मिक विकास या सामाजिक विकास को भी इसमें सम्मिलित किया जाता है। इस दृष्टि से शिक्षण का मुख्य जो उद्देश्य होता है वो अधिगम होता है और अधिगम छात्रों के अधिगम को प्राप्ति करने के लिए उसमें शिक्षक बहुत ही उपयोगी सिद्ध होता है, क्योंकि शिक्षक ही है जो बच्चों को उनके स्तर का आकर के शिक्षण कार्य कराता है और बालक उसको सहज और स्वाभाविक ढंग से सीख पाता है। और जिसमें शिक्षक क्या करता है, उन्हीं शिक्षण सूत्रों का सहायता लेता है जिससे कि वो बोधगम्य, सरल और बालक उपयोगी सिद्ध होता है। ठीक है,
क्योंकि हम इन्हीं शिक्षण सूत्रों की सहायता से ही बच्चों को हम अधिगम की प्राप्ति करा पाते हैं प्यारे बच्चों। तो इसलिए ये शिक्षण जो है बहुत ज़्यादा, शिक्षण सूत्र जो है वो बहुत ज़्यादा शिक्षण में उपयोगी सिद्ध होता है। ठीक है, अब कुछ प्रमुख शिक्षण सूत्र की बात कर लेते हैं। तो मुख्यतः अगर बात किया जाता है तो 13 कुछ ऐसे शिक्षण सूत्र होते हैं जिसमें हम सीरियल वाइज आप लोगों को एक एक बताते चलेंगे। तो पहला है सरल से जटिल की ओर। ठीक है, इस सूत्र का आशय ये है कि छात्रों को पहले सरल व फिर जटिल बातों की जानकारी दी जाए, जिससे पाठ व विषय में उनकी रुचि व ध्यान लगा रहे। पहले बच्चों को जो सरल चीज़ें हैं पहले वो बताई जाए, फिर उसके पश्चात हम बच्चों को जो कठिन चीज़ें हैं वो बताने का प्रयास किया जाए। तो जब सरल चीज़ें वो सीख लेते हैं तब उसके पश्चात उसी सरलता के आधार पर जब हम उनको कठिनाई की ओर ले जाते हैं तब वो बच्चों को कठिन चीज़ें भी सीखने में रुचि आता है, ऊबते नहीं हैं और वो उनको धीरे धीरे आसान लगने लगता है। अगर जैसे मैं बात करूं प्यारे बच्चों कि अगर मान लीजिए बच्चों को गणित विषय का ज्ञान कराया जा रहा है, क्योंकि गणित भाषा शिक्षक जो होते हैं उनको अगर गणित का ज्ञान करा रहे हैं तो उसमें जोड़ घटाव गुणा भाग अगर सिखाना है उनको, तो सबसे पहले बच्चों को क्या करना पड़ेगा, पहले उनको सरल चीज़ें बताइए। सरल क्या करेंगे, पहले गिनती बताइए, टेबल बताइए, पहाड़ा बताइए। फिर जब ये गिनती और पहाड़ा सीख लेंगे तब उसी आधार पे, क्योंकि गणित की संक्रियाएं स्टार्ट होती हैं जिसमें संक्रियाओं के अंतर्गत 4 चीज़ों की बात की जाती है, जोड़ घटाव गुणा भाग। ये जोड़ घटाव गुणा भाग जो है वो किस पे निर्भर है, वो इन्हीं गणित की जो कह सकते हैं सामान्य सी जानकारियां हैं जिसमें गिनती है और पहाड़ा है। ये जब बच्चा जान लेगा तभी वो जोड़ घटाव गुणा भाग कर सकता है, अन्यथा नहीं कर पाएगा। और नहीं कर पाएगा तो जो हम लास्ट में बात कर रहे हैं रुचि व ध्यान लगाने की, वो नहीं लग पाएगा, तब वो गणित उसके लिए बहुत कठिन विषय बन जाती है। अब विषय कठिन हो जाती है तो उसके लिए शिक्षक भी बड़ा कठिन हो जाता है, कहता है कि इस टीचर का हमें मैथ समझ में नहीं आता है, वो बच्चा बंक मारने लगता है, क्लास से भागने लगता है। तो सिर्फ गणित की बात नहीं कर रहे हैं, अन्य विषयों का भी इसी तरीके से हमको सरल से कठिन की ओर पढ़ाने की बात की जानी चाहिए। उसके बाद है दूसरा शिक्षण सूत्र ज्ञात से अज्ञात की ओर। ठीक है, अब देखिए शिक्षक को बालकों के पूर्व ज्ञान को जांचकर उसी के आधार पर उन्हें नया ज्ञान प्रदान करना चाहिए। अर्थात हमें पहले छात्र को नवीन ज्ञान देने से पहले उस शिक्षण बिंदु से संबंधित सामान्य जानकारी बच्चों को दी जानी चाहिए, फिर उस विषय वस्तु पर आना चाहिए जो उन्हें नवीन ज्ञान की ओर या जिन्हें वह नहीं जानता, क्योंकि सर्वथा नवीन ज्ञान बच्चों के लिए क्या होता है, कठिन होता है। तो अगर मोटे मोटे तौर पर प्यारे बच्चों बात किया जाए तो पहले बच्चों को जो पूर्व ज्ञान है, प्रीवियस जो नॉलेज है, बच्चों को वो अवगत करा देना चाहिए और उसी प्रीवियस नॉलेज के आधार पर उनको नवीन ज्ञान दिया जाना चाहिए। जब तक प्रीवियस नॉलेज आप बच्चों का नहीं चेक करेंगे कि क्या है, या उसके आधार पर जब तक आप नहीं सिखाएंगे बच्चों को, तब तक वो नवीन ज्ञान हमेशा उनके लिए कठिन कार्य लगेगा। और जब नवीन ज्ञान कठिन कार्य लगेगा तो उनका भी जो रुचि की बात कर रहे हैं वो नहीं आएगा, जो आनंद की बात कर रहे हैं वो बच्चों को मज़ा नहीं आएगा पढ़ने में। तो बच्चे बोरियत महसूस ना हो क्लास में, इसलिए बच्चों को क्या करना चाहिए, उनके प्रीवियस नॉलेज के आधार पर नवीन ज्ञान की ओर ले जाना चाहिए। इसीलिए आप देखेंगे कि माइक्रो टीचिंग में इन शिक्षण सूत्रों का ज़्यादा सहायता लिया जाता है। ये बार बार कहा जाता है कि माइक्रो टीचिंग में बच्चों को जब भी ट्रेनिंग में ये कराया जाए तो बच्चे जब वास्तविक कक्षा में जाते हैं तो उनके प्रीवियस नॉलेज के आधार पर ही जो नवीन ज्ञान है उसको जोड़ करके शिक्षण कार्य करना चाहिए। जैसे एक उदाहरण के तौर पे समझिए प्यारे बच्चों कि भाषा शिक्षण में जब हम वर्णमाला की बच्चों की जानकारी देते हैं तो उसमें सबसे पहले क्या कराया जाता है, सबसे पहले ध्वनि की बात करते हैं ना, या कह सकते हैं कि स्वर एवं व्यंजन की बात करते हैं, क ख ग घ ये सब सीखते हैं। फिर उसके पश्चात आप देखे होंगे कि जब स्वर सीख गए, व्यंजन सीख गए, तो क से 2 शब्दों को जोड़ना सिखाया जाता है, जैसे कल, नल, हल, पल,
ये बहुत सारे दो दो सेंटेंसों का कहीं ना कहीं शब्द उनको जोड़ करके सिखाया जाता है। प्रीवियस नॉलेज क्या था, वो स्वर व्यंजन जानते थे। अब उसके बाद कल, हल, नल, ये सारी चीज़ें पढ़ाई जा रही हैं। अब 2 पढ़ाने के पश्चात 3 शब्दों को जोड़ा जाता है, अक्षर कह सकते हैं, शब्द नहीं। तो अब उनको जोड़ करके जैसे कमल, नहर, या फिर ऐसे ही, फिर उसके बाद 4 अक्षरों को कटहल, ये बहुत सारी चीज़ें अब बच्चों को फिर उसी तरीके से पढ़ना भी सिखाया जाता है। जब इस तरीके से वर्णमाला का ज्ञान कराया जाएगा बच्चों को, तब जाकर के आसानी से वो सीख सकते हैं। ठीक है। अब उसी तरीके से बच्चों को गणित में भी आप पहले पहाड़ा सिखा लीजिए। जब गिनती पहाड़ा सिखा लेते हैं तभी आप जोड़ घटाना ये सारी चीज़ें सिखा सकते हैं प्यारे बच्चों, तभी हम नवीन ज्ञान की ओर उनको ले जा सकते हैं। तो जब गिनती का ज्ञान होगा तभी वो पहाड़ा भी सीख सकते हैं, ये ध्यान रखिएगा। जब गिनती उनको नहीं आता है तो पहले वो पहाड़ा नहीं सीख सकते हैं। तो पहले उनको क्या आनी चाहिए गणित भाषा में, तो पहले गिनती आनी चाहिए। 1 2 3 4 5 6 ये आएगा, तभी वो 2 1 जा 2 करेंगे, 2 2 जा 4 आएगा उनको। अन्यथा पहले गिनती नहीं आएगी तो पहाड़ा नहीं आ सकता है। वो नवीन ज्ञान सदैव बच्चे के लिए क्या होगा, कठिन होगा। तो पहले पूर्व ज्ञान जो है उनका, उसके आधार पे ही नवीन ज्ञान की ओर ले जाना चाहिए। तो ये प्यारे बच्चों थोड़ा सा नोट्स है, इसको नोट्स भी लेते चलिए और सीखते चलिए। ठीक है, चलिए प्यारे बच्चों नेक्स्ट शिक्षण सूत्र देखते हैं, जिसमें स्थूल से सूक्ष्म की ओर शिक्षण सूत्र है। और ये जो शिक्षण सूत्र है हर्बर्ट स्पेंसर द्वारा दिया गया है, जिसमें हर्बर्ट स्पेंसर महोदय कहते हैं कि हमारे पाठ का प्रारंभ स्थूल वस्तुओं से किया जाए एवं उसका अंत सूक्ष्म बातों से हो। ये हर्बर्ट महोदय कहते हैं। इस सूत्र को मूर्त से अमूर्त की ओर के नाम से भी जाना जाता है। मूर्त मतलब जो प्रत्यक्ष रूप से दिखाई देता हो, जिसको टच कर सकते हैं। अमूर्त का मतलब होता है जिनको हम छू नहीं सकते, जो हमें दिखाई ना देता हो। ठीक है। बच्चों के शारीरिक विकास के साथ साथ उनका मानसिक विकास भी होता है। ठीक है। अब प्यारे बच्चों आपको यह समझना होगा कि बच्चे का शारीरिक विकास और मानसिक विकास कहीं ना कहीं इन शिक्षण सूत्रों की सहायता से किया जाता है। तो सबसे पहले अगर आप स्थूल से सूक्ष्म की बात करेंगे तो स्थूल का मतलब होता है आपका मूर्त वस्तुएं। ठीक है। सूक्ष्म का मतलब अमूर्त वस्तुएं जो दिखाई ना देती हो। तो सबसे पहले जैसे शैशवावस्था में बालक होता है, उदाहरण के माध्यम से समझिएगा प्यारे बच्चों कि जब शैशवावस्था में बालक होता है तो वो बहुत सारे वस्तुओं को मूर्त रूप से देखता है, पकड़ता है, और अमूर्त वस्तुएं उसके लिए सोचना समझना असंभव होता है। जैसे जैसे बालक बढ़ता चला जाता है उन्हीं मूर्त वस्तुओं के साथ खेलता कूदता रहता है, समझता है। तो अगर उसको स्थूल वस्तुओं की सहायता से, तथ्यों या पदार्थों की सहायता से जो अप्रत्यक्ष है उसको भी धीरे धीरे वो समझना जानना स्टार्ट कर देता है जैसे जैसे वो बड़ा होगा। तो पहले हमें मूर्त वस्तुओं को दिखा करके, बता करके समझाना पड़ेगा इसी प्रकार से बच्चों को। फिर जो अमूर्त वस्तुएं हैं उनको दिखा करके या बता करके बच्चों को समझाया जाए तो बच्चे समझेंगे। ठीक है। अगर उदाहरण के स्वरूप में अगर हम बात करें तो अगर देखिए कि जैसे हमें बच्चों को अ से अनार बनाना है या फिर अमरूद बताना है। ठीक है। ये मान लीजिए छोटा सा ये अमरूद का चित्र है, समझ लीजिएगा कि ये अमरूद ही का चित्र है। ठीक है। ये अनार भी लग सकता है आपको, लेकिन अमरूद समझिए। हम यहाँ लिख दे रहे हैं अमरूद, बच्चों को लिखा भी रहता है ना। तो अब हम बच्चों को बताते हैं, और आप देखे होंगे कि शैशवावस्था में बच्चे इन्हीं सब आम, अमरूद ऐसे कहीं ना कहीं चीज़ों से खेलते कूदते भी हैं। तो अब हम बच्चों को दिखा रहे हैं, कह रहे हैं ये क्या है, अ से अमरूद ना, तो या अ से अनार। अनार भी अगर इस तरीके से बना दिया जाए इस तरीके का, तो हम कहें कि अ से अनार या अ से अमरूद। तो
अब बच्चों के पहले ये चित्र देख करके वो बोल रहे हैं कि अमरूद है, अनार है ना। जब ये समझ जाते हैं इनके लिए ये मूर्त है, अब उसके पश्चात इसको क्या किया जाए, इस चित्र को मिटा दिया जाए और इसका जो ये चिन्ह है, सांकेतिक चिन्ह है, और अब इसको प्रस्तुत किया जाए। तो बच्चे धीरे धीरे इसको भी समझने लगेंगे। तो पहले चित्र दिखा करके उनको अ से अनार बताया जा रहा है, अ से अमरूद बताया जा रहा है। अब वो चित्र हटा लिया गया, अब उसके पश्चात अ बताया जाए, आ बताया जाए। इसी तरीके से आम का चित्र दिखाइए, पहले आ बताइए कि आ से आम होता है, अब आम को हटा लिया जाए। अब उसके पश्चात ये आ भी समझ जाएंगे प्यारे बच्चों। तो धीरे धीरे पहले बच्चों को इसी तरीके से स्थूल मूर्त से अमूर्त की ओर ले जाते हैं। बात समझ में आया? एक आध उदाहरण और समझिए। जैसे हम लोग क्या करते हैं कि गणित को जोड़ना एवं घटाना अगर सिखाना है बच्चों को, तो पहले बच्चों के सामने आप देखे होंगे कि गेंद रखे जाते हैं, कांच की गोलियां रखी जाती हैं, या फिर हमारे घरों में जो वेस्ट चूड़ियाँ होती हैं, बटन होते हैं शर्ट के या स्वेटर के जो बड़े बड़े बटन हैं, उनको ले लिया जाता है और उसके आधार पर बच्चों को गिनती सिखाया जाता है गणित का। अब उनको अगर जोड़ना घटाना है तो उन्हीं वस्तुओं की सहायता से सिखाइए। ये बॉल है, ठीक है प्यारे बच्चों। इस बॉल में एक अगर मान लीजिए कि बैट हो गया इस तरीके से, तो ये कुल कितने आपके पास वस्तु है? बच्चा बता लेगा कि 2 बॉल है, 1 बैट है, तो 3 हो गए टोटल। आजकल किताबों में भी ठीक इसी तरीके से बच्चों को सिखाया जाता है। 1 अगर बताना है तो 1 मार्कर दे देगा, ये वस्तु है, मूर्त रूप में है, उसको देख करके वो सिंबल नहीं देखता है जो हम 1 इस तरीके से लिखते हैं, वो नहीं देखता है, लेकिन ये मार्कर देखेगा। 2 है तो 2 किसी कैप का ही 2 चित्र दिखा देगा। 3 है तो थर्मस का ही चित्र दिखा देगा। 4 है तो 4 किताबें ही दे देगा। 5 है तो 5 कुछ डॉल या गुड़िया का चित्र दे देगा। 6 है तो 6 मान लीजिए आइसक्रीम का चित्र दे देगा। 7 है तो 7 किसी किताब का चित्र दे दे। 8 है तो मान लीजिए बॉल का चित्र दे दे। 9 है तो कोई रिंग या कुछ भी अंगूठी दे दे। 10 है तो 10 मान लीजिए चम्मच ही दे दे, जो बच्चे जानते हैं, परिचित हैं। तो ऐसे कहीं ना कहीं करके बच्चों को ये जोड़ सिखाया जाता है, गणित में जोड़ या घटाव सिखाया जाता है। नहीं तो पहले के बच्चे क्या करते थे, ऐसे घटाना रहता तो ऐसे लाइनिंग कर लेते थे। 4, अब इसमें प्लस करना है तो 1 2 4, अब पूरा जोड़ लेंगे कि कितना हुआ, तो तब कहेंगे जाके 6। तो इस तरीके से सीखते थे जोड़ना, लाइनिंग खींच करके। लेकिन आज वस्तुओं के माध्यम से मूर्त, वस्तुओं का कहने का मतलब है कि मूर्त या स्थूल वस्तुओं को दिखा करके हम बच्चों को जोड़ और घटाव सिखा रहे हैं। ठीक है, बात समझ में आई? अच्छा, एक आध और उदाहरण समझिए। जैसे भूगोल अगर हमको बच्चों को पढ़ाना है तो भूगोल में बहुत सारी चीज़ें हैं, जैसे स्थल है, नदी है, पहाड़ है, झील है, झरना है। अगर उनको बताना है तो बच्चों को शैक्षिक भ्रमण करा दीजिए, ले जाइए वहाँ पर, दिखा दीजिए। छोटे बच्चों पर ज़्यादा प्रभावशाली होता है, क्योंकि वहाँ पर जब जाएंगे ना तो देख करके वो सारी चीज़ें समझ जाते हैं। आप यहाँ पर क्लासरूम में आप चित्र का प्रयोग करिए, मानचित्र का प्रयोग करिए, या फिर आप कह सकते हैं चार्ट पेपर का प्रयोग कर लीजिए, मॉडल का प्रयोग कर लीजिए। इनकी सहायता से भी भूगोल की बहुत सारी जानकारियाँ आप दे सकते हैं। अन्यथा आप सिर्फ लिख करके अगर बोर्ड पे बताएंगे तो बच्चे उतने अच्छे तरीके से, उनके लिए फिर वो सूक्ष्म हो जाएगा। तो पहले मूर्त चीज़ें आप बताइए, उसके पश्चात आप अमूर्त की चीज़ें उनको बताइए प्यारे बच्चों, तो ज़्यादा बच्चे सीखते हैं। अब आई होप आप लोगों को 2-3 उदाहरणों के माध्यम से समझ में आया होगा कि स्थूल से सूक्ष्म की ओर बच्चों को किस तरीके से सिखाया जाए। ठीक है, अब दूसरा देखते हैं, या नेक्स्ट है पूर्ण से अंश की ओर, जिसको गेस्टाल्टवादियों ने दिया था। अब आपने देखा होगा कि मनोविज्ञान में गेस्टाल्टवादियों ने एक सिद्धांत दिया था
जिसको हम लोग सूझ का सिद्धांत के नाम से जानते हैं, जिसमें एक बड़ा सा बॉक्स रहता है, उस बॉक्स में एक चिंपैंजी जिसका नाम सुल्तान रहता है, उसी को एक केले का ढेर ऊपर रख करके प्रयोग किया गया था। तो जो चिंपैंजी था वो सबसे पहले उस पिंजरे में घूम घूम करके देखा कि इस केले को कैसे प्राप्त कर सकते हैं। मतलब पूरा का पूरा उसने क्या किया, पूर्ण रूप से निरीक्षण किया। निरीक्षण करने के पश्चात वो तमाम प्रयास करता है उस केले को प्राप्त करने का, जगह जगह से कूदता है, फांदता है। फिर उसके पश्चात अचानक जो है वो लेकर के कुछ लकड़ी का बॉक्स रखा रहता है, उसी से खेलने लगता है और एक बॉक्स दूसरे बॉक्स पर ऊपर आ जाता है। अब वो हाइट बन जाती है, जिसकी वजह से उसी पर चढ़ करके वो प्राप्त कर लेता है। अचानक से जो ये उसके मन में विचार आया, इसी को हम लोग सूझ का सिद्धांत कहते हैं, जिसको गेस्टाल्टवादियों ने दिया। तो यहाँ पर हम आपको वो सिद्धांत बताने का बस इतना मतलब है कि गेस्टाल्टवादियों के अनुसार हम किसी वस्तु को उसके पूर्ण रूप से, अब यहाँ पे देखिए बस इतना समझाना चाहते थे जो सिद्धांत बताने के पीछे, हम उसको क्या करा रहे हैं, पूर्ण रूप से देखते हैं, जिस तरीके से चिंपैंजी ने देखा। अतः बालक को सिखाने या पढ़ाने के लिए पहले पूर्ण रूप, उसके बाद उसके भागों की जानकारी देना अधिक उपयुक्त होता है। तो पहले बच्चों को पूर्ण रूप से जानकारी दीजिए, फिर उसके पश्चात आप क्या करिए, विभिन्न भागों को बताइए। उदाहरण स्वरूप या जैसे के रूप में आप समझिए कि अगर हमें बालकों को पालतू जानवरों के बारे में अवगत कराना है तो सबसे पहले गाय, भैंस, बकरी, इन सब चीज़ों के बारे में आपको बताना होगा। और बच्चों से कहिए कि इनको पूर्ण रूप से पहले देख लीजिए कि इनकी कैसी काया है। अब वो जब देख लेते हैं तब उसके पश्चात हम उसके विभिन्न अंगों को या विभिन्न अंशों को अवगत कराते हैं कि देखो प्यारे बच्चों, इसके 2 आँख हैं, 2 कान हैं ना, 4 पैर है, 1 पूंछ है, सफ़ेद रंग का, ये बहुत सारी चीज़ें, संरचना है उसके, मतलब विभिन्न भागों को हम क्या कर रहे हैं, जानकारी दे रहे हैं, उसके भागों की जानकारी उसको दे रहे हैं। तो इस तरीके से बच्चों को सीखने में रोचकता भी बनी रहेगी और हम उसको अच्छे तरीके से जानकारी भी दे सकते हैं। तो इसीलिए चाहिए कि जब भी शिक्षक शिक्षण कार्य करे तो इस भी शिक्षण सूत्र का सहायता ले, जिसमें बच्चों को संपूर्ण जानकारी दी जानी चाहिए। फिर संपूर्ण जानकारी के आधार पर उनके विभिन्न अंशों की भी जानकारी दी जानी चाहिए। जैसे या उदाहरण के स्वरूप में समझिए कि एक शिक्षक है जो कंप्यूटर पढ़ा रहा है, तो कंप्यूटर सिखाने के लिए या कंप्यूटर का ज्ञान देने के लिए, कराने के लिए पहले उसको कंप्यूटर दिखाया जाए, बताया जाए। अब उसके पश्चात कंप्यूटर में के जो विभिन्न भाग होते हैं, अंग होते हैं, उनकी जानकारी बच्चों को दी जानी चाहिए। जैसे मॉनिटर क्या है, सीपीयू क्या है, डेस्कटॉप क्या है, या फिर कह सकते हैं कीबोर्ड क्या है। ये बहुत सारी चीज़ें आप कंप्यूटर के जो विभिन्न अंश हैं उसको आप बता सकते हैं। इसी तरीके से अगर शिक्षक भूगोल पढ़ा रहा है तो भूगोल में पहले क्या करे, पहले भारत का चित्र दिखा दे। भारत का चित्र दिखाने के पश्चात एटलस में या मानचित्र में दिखा दे। फिर भारत का चित्र दिखाने के पश्चात वो पूर्ण रूप से जानकारी भारत की दे दे। फिर उसके पश्चात उसके विभिन्न जो राज्य हैं उन राज्यों की जानकारी बच्चों को देना चाहिए, एक एक राज्य का दे। और उस राज्य में भी जैसे अगर उत्तर प्रदेश का उसको अध्ययन कराना है डिटेल रूप में कि कितने कल कारखाने हैं ना, या फिर कहाँ पर उत्पादन गेहूं का होता है ज़्यादा, कहाँ पर चावल का उत्पादन होता है, ये विशेष रूप से भारत के जो उत्तर प्रदेश है उसमें जानकारी वो दे सकता है। तो पहले भारत का मानचित्र दिखाया जाए, उसके पश्चात विभिन्न राज्यों का, और उन राज्यों के अंतर्गत विशेष क्षेत्रों में जहाँ उत्पादन होता है उस तरीके का हम जानकारी भूगोल में दे सकते हैं। तो इसके लिए भी आप उस मानचित्र की सहायता ले सकते हैं, चित्र की सहायता ले सकते हैं, या थर्माकोल का आप मॉडल भी बनवा सकते हैं, या शैक्षिक भ्रमण ज़्यादा उपयोगी माना जाता है भूगोल विषयों के लिए।
तो ऐसी चीज़ें आप करा के कहीं ना कहीं बच्चों का ज्ञानार्जन करा सकते हैं प्यारे बच्चों। तो इतनी बात शायद हो सकता है उदाहरण के माध्यम से आप लोगों को ये बात भी समझ में आ गई होगी कि किसी वस्तु को उसके पूर्ण रूप में ही देखते हैं पहले बालक, फिर उसके पश्चात उसके विभिन्न भागों को या पढ़ाने सिखाने के लिए उसके विभिन्न भागों की जानकारी देना अधिक उपयुक्त होता है। ठीक है, ये इसमें कहीं ना कहीं गेस्टाल्टवादी कहते हैं। अब उसके पश्चात प्यारे बच्चों अनिश्चित से निश्चित की ओर, ये भी समझिए कि अनिश्चित से निश्चित की ओर क्या है। तो अब देखिए बालकों के बौद्धिक विकास का जो क्रम होता है वो अनिश्चित से निश्चित की ओर होता है। कैसा होता है? अनिश्चित से निश्चित की ओर। मानसिक विकास व अनुभव के साथ साथ उसके विचारों में अस्पष्टता व निश्चित होती है। प्रारंभ में बच्चे किसी घटना, तथ्य अथवा वस्तु का स्पष्ट व निश्चित ज्ञान नहीं होता है। अनुभव परिपक्वता के अभाव व कल्पना की अधिकता के कारण वह उसके बारे में अपने मन में कुछ विचार बना लेते हैं जो अस्पष्ट होता है, गलत भी होता है। शिक्षक को बालक को इसी अनिश्चित ज्ञान को शिक्षण का प्रारंभिक बिंदु बनाना चाहिए, फिर उसका विस्तार करके उसे धीरे धीरे निश्चित ज्ञान देना चाहिए। बच्चों को पहले बचपन में या शैशवावस्था में या बाल्यावस्था में अगर आप देखे होंगे तो बच्चों को बहुत सारी कहानियाँ सुनाई जाती हैं, राजा रानी की ना, परियों की, और जो सुनाई जाती हैं उसी के आधार पे बहुत सारी चीज़ें कल्पनाएं बना लेते हैं। उसी तरीके का वो सोच उनका डेवलपमेंट हो जाता है जो सत्य कह सकते हैं कि नहीं होता है या उतनी सत्यता पर आधारित नहीं होता है, और उसी तरीके का वो गलत तथ्य अपने माइंड में रखते हैं ना। ऐसे बहुत सारी चीज़ें हैं, जैसे चिड़ियाँ या पक्षियाँ कह लीजिए, ये आकाश में उड़ती हैं तो कहाँ रहती हैं? अब बच्चे बहुत सारे लोग कह देते हैं कि आकाश में ही रहती हैं, तो वो उनका दिमाग इस तरीके का हाइपोथेटिकल वो सोच रख लेते हैं कि वो आकाश में ही रहती हैं ना। तो ये कहीं ना कहीं उनका अनिश्चित ज्ञान है जिसको हमें क्या करना है? अब निश्चित करना है। तो हमें बच्चों को अनिश्चित ज्ञान से निश्चित ज्ञान की ओर उनको ले जाना पड़ेगा। ठीक है, तो अब उसके लिए हमें बहुत सारे उदाहरण लेने पड़ेंगे और उस उदाहरण की सहायता से भी हमें बच्चों को बताना पड़ेगा कि पहले जो आप सोचते थे परियों की कहानियाँ या राजा की कहानियाँ, ये सब क्या है? मिथ्या है या किसी चीज़ पर निर्भर है, जो सत्य हो भी सकती है और सत्य नहीं भी हो सकती है। जैसे जैसे वो उनका मानसिक डेवलपमेंट होता है, बौद्धिक डेवलपमेंट होता है, उन कहानियों को वो समझने लगते हैं कि जो दादा दादी सुनाते थे, नाना नानी सुनाते थे, ये कहानी बहुत हद तक सत्यता पर आधारित नहीं है। आज के समय में राजा रानियां नहीं हैं, परियां नहीं होती हैं, भूत प्रेत नहीं होते हैं। ये बहुत सारी चीज़ें कहीं ना कहीं वो धीरे धीरे अब जो ज्ञान जैसे जैसे वो बढ़ेंगे वैसे वैसे उनके ज्ञान का विस्तार होता रहता है, तो वो निश्चितता फिक्स कहीं ना कहीं जानकारी उनको मिलने लगती है प्यारे बच्चों। तो ये है कहीं ना कहीं आपके शिक्षण सूत्र 5 ठो, इसको भी नोट कर लीजिए प्यारे बच्चों, फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। अच्छा, अनिश्चित से निश्चित की ओर को एक बार थोड़ा सा फिर से समझ लीजिए उदाहरण के माध्यम से कि प्यारे बच्चों, बच्चों की जो जानकारी होती है वो थोड़ी सी अनिश्चित होती है। जैसे कि कौवा हो गया या पक्षी हो गए, वो आकाश में उड़ते हैं तो उनकी बनावट कैसी कैसी होती है, वो क्या खाते हैं, क्या पीते हैं, कहाँ रहते हैं, ये सब जानकारियाँ उसके विषय में कहीं ना कहीं अस्पष्ट होती है। तो बच्चों को चित्र के माध्यम से उनके घोंसले, उनके खाना पीने जो भोज्य पदार्थ हैं उनके बारे में अवगत कराना चाहिए, जो कि अनिश्चित ज्ञान को इसी चित्र के माध्यम से निश्चित और अस्थायी बनाने का प्रयास किया जाना चाहिए। ठीक है, तो ये है अनिश्चित से निश्चित की ओर प्यारे बच्चों। उसके पश्चात है प्रत्यक्ष से अप्रत्यक्ष की ओर। ठीक है, सीन टू अनसीन कह सकते हैं। तो बालक को पहले उन वस्तुओं का ज्ञान देना चाहिए जो उपलब्ध है, ऐसे वस्तुओं का ज्ञान देना चाहिए जो उनके सामने क्या है? उपलब्ध है। और हम
जिन्हें दिखा सकते हैं, उसके बाद हमें उन वस्तुओं का ज्ञान देना चाहिए जिन्हें हम दिखा नहीं सकते। तो पहले उन वस्तुओं का ज्ञान देना चाहिए जिसको हम दिखा सकते हैं, और उसके पश्चात उन वस्तुओं का ज्ञान देना चाहिए जिन्हें हम दिखा नहीं सकते हैं। जैसे मार्कर, मार्कर को हम दिखा सकते हैं क्योंकि मार्कर है। अब इसमें बहुत सारे इंक है जो अंदर है, उनको नहीं दिखा सकते, ठीक है, तो नहीं दिखा सकते। इसका तात्पर्य यह है कि पहले बालक को वर्तमान की बातें बतानी चाहिए और उसके बाद भूत और भविष्य की, ठीक है। प्रत्यक्ष ज्ञान सरलता से हो जाता है, अप्रत्यक्ष वस्तुओं को शिक्षण के समय प्रत्यक्ष तथ्यों, वस्तुओं, उदाहरण का प्रयोग किया जाना चाहिए, ठीक है। तो मुख्यतः बातें अगर देखा जाए तो एक बात और समझ में आ रही है कि इसका तात्पर्य है कि पहले बालक को वर्तमान की बातें बतानी चाहिए, उसके बाद भूत और भविष्य की बातें बतानी चाहिए। तो जो उसके सामने है, वर्तमान में है, पहले उसके बारे में उसको बता दिया जाए। अब उसके पश्चात जो सामने नहीं है उसके बारे में बताना चाहिए, भूत और भविष्य के बारे में, ठीक है, ये कहा जा रहा है। तो प्रत्यक्ष ज्ञान, क्योंकि आपके सामने जो चीज़ें दिखाई जा रही हैं वो आसानी से आप समझ सकते हैं, और जो अप्रत्यक्ष है उसको समझने में थोड़ी सी कठिनाई होती है क्योंकि आपके सामने वो उपस्थित नहीं है। तो इसी प्रत्यक्ष की सहायता से ही हम अप्रत्यक्ष को समझाने का प्रयास शिक्षक करता है। अच्छा, अब एक उदाहरण के माध्यम से समझिए आप लोग भी। जो शासन काल है, जैसे इतिहास विषय पढ़ा रहे हैं मान लीजिए, तो शासन काल है भाई, बहुत सारे लोगों ने शासन किया हुआ है। अगर मुझे हिटलर का शासन काल अगर बताना हुआ तो मैं कहूँगा कि हिटलर बड़ा क्रूर शासक था। अब तो शासन उसका बीत चुका, जो अप्रत्यक्ष आप देखे नहीं है कि कैसा शासन। मैं बहुत सारी चीज़ें बता रहा हूँ लेकिन आपके लिए वो शासन काल अप्रत्यक्ष है, देखे नहीं है, महसूस नहीं किए, इसलिए अच्छे तरीके से नहीं समझ में आएगा। तो जो वर्तमान में है, एक शब्द जो अभी बात कर रहे थे, वर्तमान, बालक को वर्तमान का उदाहरण दीजिए। जैसे अगर मैं कहूँ कि मोदी जी का जो शासनकाल है वो हिटलर के शासनकाल से मिलता जुलता है। अब मोदी जी रात को सपने में उनको आता है कि नोटबंदी करना है, और सुबह उठ करके नोटबंदी कर देते हैं। उनको ये रहता है जीएसटी लगाना है, तो जब मन किया जीएसटी लगा देते हैं ना। वैसे ऐसा हिटलर की तुलना नहीं करेंगे, वैसे मोदी जी ने बहुत अच्छा काम किया हुआ है, लेकिन एक मैं उदाहरण के रूप में बता रहा हूँ कि अगर ऐसा, तो बच्चे भाई जिनको आवश्यकता नहीं थी लाइन में लगाने के लिए नोटबंदी में, वो भी लाइन में लगे, बहुत कहीं ना कहीं दिक्कतें परेशानी हुई। लेकिन जिसके लिए किया गया था वो कभी लाइन में लगा ही नहीं। पूंजीपति कभी लाइन में लगे नहीं लगे, इससे बहुत लोगों को बहुत परेशानियाँ हुई। कह भी दिए कि बड़ा हिटलर, मतलब अपने मन का शासन कर रहे हैं। इस तरीके का हम क्या कर रहे हैं, वर्तमान में जो शासन चल रहा है, अब इसके आधार पर हम कहेंगे कि हिटलर का भी शासनकाल ऐसा ही था। वो अपने सैनिकों को ऐसा ही आदेश देता था कि फलाने देश पे आक्रमण करना है, उसी तरीके से मनमानी करता था, ठीक है। अच्छा, उस उदाहरण नहीं, एक और उदाहरण देखिए। सामाजिक विषय में ग्लोब, मॉडल, चित्र आदि के माध्यम से संसार के विविध भागों के विषय में बताया जा सकता है ना। तो हम ग्लोब, मानचित्र, चित्र की सहायता से संसार के जितने भी भाग हैं उनके बारे में कहीं ना कहीं बच्चों को सिखा सकते हैं, बता सकते हैं, वो एक इसी मानचित्र की सहायता से, ठीक है। तो प्यारे बच्चों, आज के लिए इतना ही रखते हैं। उसके पश्चात और भी बहुत सारे शिक्षण सूत्र हैं, उसकी चर्चा नेक्स्ट क्लास में करेंगे और अच्छे तरीके से आपको प्रस्तुत करने का प्रयास करेंगे, क्योंकि उसमें और भी है, जैसे विशिष्ट से सामान्य की ओर ना, बड़ा अच्छा शिक्षण सूत्र है जिसका शिक्षण में ज़्यादा से ज़्यादा प्रयोग किया जाता है। विश्लेषण से संश्लेषण की ओर बहुत ही महत्वपूर्ण है। मनोवैज्ञानिक से तार्किक क्रम की ओर, ये और भी महत्वपूर्ण है। तो ये सभी शिक्षण सूत्र आप लोगों को कल के क्लास में बताएंगे प्यारे बच्चों। समझने के लिए, जानने के लिए आप लोग बने रहिएगा। और आज जितना बताया गया प्यारे बच्चों, आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा। अगर जहाँ पर ना समझ में आए, कठिनाई महसूस हुआ होगा, आप लोग कमेंट करके पूछ सकते हैं, उसका समाधान मैं जब भी नेक्स्ट क्लास लूँगा तो सबसे पहले आप लोगों की समस्याओं पर ही बात कर लिया जाएगा, उसके बाद क्लास को स्टार्ट किया जाएगा, ठीक है। तो प्रयास ये था कि शिक्षण सूत्र को कंप्लीट किया जाए, लेकिन समय काफ़ी हो गया है प्यारे बच्चों, इसलिए ये कंप्लीट नहीं हो सकता। कल के क्लास में इसको कंप्लीट कराया जाएगा। इसको नोट कर लीजिए आप लोग, ठीक है। फिर आगे बढ़ते हैं।